नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन करते हैं शुरुआत। खबर देहरादून से आ रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। हरिद्वार, ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप और गुरुद्वारा ऋषिकेश के अतिरिक्त गोचर, बरकोट, हीना गोचर, पांडुकेश्वर, सोनप्रयाग के अतिरिक्त धामों यथा जानकी चट्टी, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ धाम के दर्शन टोकन वितरण काउंटर में भी श्रद्धालुओं के पंजीकरण सेवा सोमवार से सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को तमाम सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सोमवार से यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू किया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे। केदार घाटी में बारिश कम होने के बाद केदारनाथ धाम यात्रा पटरी पर लौटने लगी है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। केदार बाबा के दर्शन कर श्रद्धालु अभिभूत महसूस कर रहे हैं। यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर संतुष्टि भी नजर आ रही है और अपने सुखद अनुभव साझा करते हुए यात्री और श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। बाबा केदारनाथ धाम के दर्शनों को श्रद्धालुओं ने बेहद सुविधाजनक बताया है। पैदल रास्ता अब दुरुस्त हो गया है, श्रद्धालुओं का कहना है, और लगातार यात्रा चल रही है। पैदल मार्ग पर पानी, बिजली, खाना, शौचालय के साथ साथ सभी प्राथमिक सुविधाएं उपलब्ध है। दर्शन भी बेहद अच्छे तरीके से किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि कांग्रेस आगामी 11 सितंबर से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने बताया कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए नई दिल्ली में केदारनाथ शिला ले जाकर सदियों पुरानी वैदिक और सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए मंदिर के नाम पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर समस्त हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसके विरोध में यह यात्रा निकाली जा रही है। तो 11 सितंबर को सीतापुर से इसकी शुरुआत की जाएगी और इसके लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार हो गई है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने दूसरे चरण की श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के लिए अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कांग्रेस प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने तमाम जानकारी दी है और 11 सितंबर से प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली जाएगी। श्री केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा के दूसरे चरण का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ करते हुए जिस तरीके से घटना घटी है दिल्ली में, उसको लेकर ये तमाम रैली की शुरुआत की जाएगी और इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। रक्षा प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 तारीख से पुनः प्रारंभ होगी, जहां पर हमने यात्रा छोड़ी थी सीतापुर में और वहां से गौरीकुंड तक जाएगी। गौरीकुंड से फिर पैदल हम केदारनाथ जाएंगे। 12 तारीख को प्रातः हम गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे, रात्रि विश्राम केदारनाथ में करेंगे। 13 तारीख को माननीय अटल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता विश्व के कल्याण के लिए, भारत की प्रगति के लिए, उत्तराखंड की समृद्धि के लिए और भाजपा को सद्बुद्धि दिलाने के लिए बाबा केदार पर जलाभिषेक करेंगे, शिवालय पे जलाभिषेक करेंगे और सबकी सुख शांति की प्रार्थना करेंगे। हमारे सहयोगी अजय मित्तल फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। अजय, केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा 11 सितंबर से सीतापुर से इसकी शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस यात्रा में?
देखिए, कांग्रेस ने जो है दूसरे चरण की जो केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा है, इसकी तैयारियां लगभग पूरी कर रही है और प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने जानकारी दी है कि आगामी 11 सितंबर को प्रदेश अध्यक्ष करण मारा के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली जाएगी। और इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से केदार ज्योतिर्लिंग के साथ छेड़छाड़ कर दिल्ली में जो है केदारनाथ शिला ले जाकर पुरानी वैदिक सनातनी परंपराओं को तोड़ते हुए और जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना का जो काम किया गया है, उससे जो है पूरा हिंदू समाज जो है आहत है और उनकी भावनाओं के साथ जो है लगातार खिलवाड़ किया गया है। इसी के विरोध में जो है यात्रा निकाली जाएगी और इसमें तमाम जो सैकड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस में इसमें जो है भाग लेंगे। जी बिल्कुल अजय, क्योंकि ये दूसरा चरण होने वाला है इस प्रतिष्ठा यात्रा का, तो पहले चरण का क्या कुछ असर रहा था जनता के बीच और कार्यकर्ताओं के बीच? जी बिल्कुल, देखिए पहले चरण में जो है लोगों में उत्साह था, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, लेकिन जब जिस तरह देवी आपदा आई थी और तमाम तरह की जो परेशानियां उत्तराखंड में आ गई थी, उसको देखते हुए यात्रा स्थगित की गई थी। लेकिन अब पूरे जोर कोश के साथ जो है यात्रा को जो है निकाला जाएगा और कांग्रेस का भी कहना है कि पिछली बार की से ज्यादा जो है कार्यकर्ता इसमें उत्साह के साथ भाग लेंगे और जिस तरह से खिलवाड़ किया गया है हिंदुओं की भावनाओं को, उसको जो है जिस तरह चकनाचूर किया गया है, ये प्रदेश में बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। जी बिल्कुल अजय, एक तरफ जहां भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर बेहद मुखर होकर बोलती हुई नजर आती है, वहीं एक बार फिर से ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी इस बार हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल पड़ी है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यात्रा का आयोजन किया गया और जो बैठे बैठाए इनको कांग्रेस को जो मुद्दा मिल गया और इस बैकफुट पर जो है जिस तरह से आप देखेंगे कि भाजपा आ गई थी और जो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर की जो स्थापना की जा रही थी उसको जो है वापस ले लिया गया निर्णय का। और इसी को देखते हुए कांग्रेस को लेकर जो इसमें उत्साह भी है कि जो इनकी प्रथम चरण की यात्रा जो है काफी सफल रही है और द्वितीय चरण की यात्रा जो है पूरे जोर शोर से जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है निकालने जा रहे हैं। जी तो क्या दूसरे चरण की इस यात्रा में राहुल गांधी के आने की भी संभावना जताई जा रही है अजय? देखिए, कांग्रेस का कहना है कि आमंत्रण दिया गया है राहुल गांधी को, लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी जो व्यस्त हैं और जिस तरह से उन्होंने कभी कार्यक्रम की ज्वाइन की कुछ वो नहीं आई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भी जो है यात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं और निमंत्रण उनको दिया जा चुका है। जी बिल्कुल अजय, केदारनाथ में उपचुनाव होने हैं, बद्रीनाथ और मैंगलोर में किस तरीके से चुनाव का नतीजा रहा सबने देखा, तो अब इस यात्रा का असर किस तरीके से उपचुनाव पर भी पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 2 उपचुनाव जो है कांग्रेस ने जीत लिए हैं और केदारनाथ जो उपचुनाव होने उसी के मद्देनजर इस यात्रा को भी देखा जा रहा है और पूरे जोर शोर से जो है इस यात्रा को निकाला जाएगा। और जिस तरह से कांग्रेस का ये कहना है कि जिस तरह से 2 चुनाव जो उन्होंने जीते हैं और केदारनाथ पर भी जो है बिल्कुल हासिल करेंगे जीत जो उपचुनाव की है। जी बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, आप निगाह बनाए रखिए। तो अब दूसरे चरण की यात्रा के लिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। खबरें बढ़ते आगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राजभवन में निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों को एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बजाय एक दूसरे की उपलब्धियों से प्रेरणा लेने की जरूरत है। विश्वविद्यालयों के शोध और नवाचार का लाभ प्रदेश के साथ साथ देश को मिले और वे एक दूसरे के अनुभवों का लाभ ले। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के कुलपतियों से अपेक्षा की है कि वे उत्तराखंड के मोटे अनाजों यानी मिलेट्स के क्षेत्र में सहायता समूहों को सहयोग के साथ साथ पलायन को रोकने के लिए शोध और अनुसंधान के माध्यम से सहयोग भी करेंगे। तो इस बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी शामिल हुए। खबरें बढ़ते आगे। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि अब राज्य कर्मचारी सुबह शाम की आरएसएस की शाखा के साथ साथ सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में जारी आदेश में साफ किया गया है कि इससे राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। यह आदेश अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जारी किया है, जिसके बाद प्रदेश भर में सियासत भी तेज हो गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे धामी सरकार का आत्मघाती कदम बताया है। तो आदेश को लेकर सियासत अब तेज हो गई है। बहुत ही शर्मनाक है। देखिए, अधिकारियों के लिए कर्मचारियों के लिए एक नियमावली होती है कि वो राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में
शिरकत नहीं कर सकते। अब कहीं ना कहीं या तो भारतीय जनता पार्टी की आंखों पे पट्टी है या वो जनता की आंखों में धूल झोंक रही है, ये समझ से परे है। क्योंकि आरएसएस कितना भी अपने आप को सामाजिक संगठन कहता रहे, लेकिन सच्चाई ये है और वो सबके सामने है कि वो राजनीति में पूरा अंदर तक घुसा हुआ है। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं जो आरएसएस के लोगों को दी जा चुकी हैं और अब देश के अंदर धीरे धीरे वो पैर पसारते चले जा रहे हैं। ऐसे में बहुत ही खतरनाक ये निर्णय धामी सरकार का है, क्योंकि हमारे संविधान में भी अगर आप देखें तो कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का, तीनों का अपना अलग अलग रोल बताया गया है, भूमिका बताई गई है। अगर सब में घालमेल कर देंगे तो समझ में ही नहीं आएगा, डिमार्केशन ही नहीं हो पाएगा, वो लकीर का ही पता नहीं चलेगा जिसकी परिधि में इनको काम करना है। तो इसका मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अब नहीं रहेंगे। चुनाव के दौरान हम निर्वाचन आयोग जाया करते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की शिकायत लेकर जाया करते थे कि किस तरह से उन्होंने चुनावी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता रही है, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हुआ करेगा। अब आपको अपनी सीट पर भी कर्मचारी और अधिकारी बैठे हुए नहीं मिलेंगे और कारण यह बताया जाएगा कि वो आरएसएस के कार्यक्रम में उपस्थित होने गए थे या आरएसएस की शाखा अटेंड करने गए थे, और वो भी किसके अधिकार से या किसके निर्देश पर, सरकार के निर्देश पर। तो कुल मिलाकर अपने पैर में भी कुल्हाड़ी मारने का काम पुष्कर सिंह धामी सरकार ने किया है। और मैं कहना चाहती हूं, जब राज्य इतनी बड़ी बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, एक तरफ आपदा का कहर, दूसरी तरफ कानून व्यवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है, अपराध हो रहे हैं, निरंतर महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध हो रहे हैं, उस वक्त आपने ये जो आदेश निकाला है वो निश्चित रूप से आपके विवेक पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर कौन सा ये जनहित का और प्रदेश हित का फैसला था जो आनन फानन में आपको निकालना पड़ा। ये मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने दिल्ली के आला कमान की नजरों में उठने का प्रयास भर और अपना जो सिंहासन बत्तीसी जो हिल चुका है, जो खिसक रहा है, फिसल रहा है आपके हाथों से, उसको बचाने का प्रयास दिखाई पड़ता है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते आगे। उत्तराखंड भाजपा के लिए बेहद खराब खबर सामने आई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर बनबसा में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि सतीश नैनवाल और उनके ड्राइवर को अवैध असला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया है। दोनों के पास से एसएसबी ने 40 कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। तो भाजपा के लिए बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। चुनावी माहौल में इस तरीके से यह खबर भाजपा के लिए बेहद खराब साबित होती हुई भी नजर आएगी। भारत नेपाल बॉर्डर पर बनबसा में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल सतीश की गिरफ्तारी और उनके ड्राइवर की गिरफ्तारी अवैध हथियार और बारूद के साथ, अवैध हथियार को रखने की वजह से किया गया है। उनके पास से अवैध हथियार और बारूद भी बरामद किए गए हैं। दोनों के पास से एसएसबी ने 40 कारतूस भी बरामद किए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते उनकी तरफ। अभय, भाजपा के लिए बेहद गंभीर और चिंताजनक खबर है, क्योंकि भारत नेपाल बॉर्डर पर बनबसा में रानीखेत विधायक प्रमोद नैनवाल के छोटे भाई सतीश नैनवाल को अवैध हथियार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अभय, लगातार यहाँ पर बढ़ने वाली है, क्योंकि उनके छोटे भाई पर जिस तरीके के इस समय गंभीर आरोप यहाँ पर लगे हैं, जिस मामले पर एसएसबी के द्वारा उन्हें इंटरनेशनल बॉर्डर पर गिरफ्तार किया गया, वो सीधे तौर पर अपराध की श्रेणी में आता है। और ऐसे गंभीर अपराधों के लिए किसी भी तरीके से ये कह सकते हैं कि जो सजा होती है वो बड़ी सजा यहाँ पर होनी चाहिए। भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। विपक्ष की तरफ से लगातार तीखे हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण नारा ने कहा है कि भाजपा विधायक का इस तरह के भाजपा विधायक के भाई का इस तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर पर पकड़ा जाना, अवैध हथियारों के साथ वहां पकड़ा जाना, सीधे तक राष्ट्रद्रोह का मामला उनके खिलाफ यहाँ पर चलना चाहिए। और ये कह सकते हैं कि ये पहला प्रकरण नहीं है कि भाजपा विधायक इस तरीके से मामलों में यहाँ पर फंसे हो, बल्कि इससे पूर्व में भी कई ऐसे मामले यहाँ पर रहे जो विवादों की श्रेणी में यहाँ पर रहे और भाजपा विधायक की मुश्किलें उन मामलों में भी बढ़ी है। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि बनबसा बॉर्डर पर भाजपा विधायक के भाई सतीश नैनवाल का 40 जिंदा कारतूसों के साथ पकड़ना, उसके साथ अवैध सामान वहां पर पकड़ा जाना सीधे तौर पर बेहद गंभीर यहाँ पर माना जा सकता है।
और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा वहां पर की जाती, क्योंकि एसएसबी के द्वारा उनको जब नेपाल बॉर्डर पर पकड़ा गया तो उसके बाद उन्हें सुपुर्दी के लिए जिला पुलिस है वहां पर भेजा गया और पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। अब कार्रवाई आती है ये तो आने वाला वक्त बता पाएगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मामला गंभीर सामने आया और भाजपा विधायक जिंदा कारतूसों के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर पकड़े गए तो बेहद गंभीर है। और ऐसे में सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उस नीति पर कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। जी अभय, जिस तरीके से छोटे भाई के काले कारनामे सामने आए तो उसका असर विधायक प्रमोद नैनवाल और भाजपा पार्टी पर किस तरीके से पड़ने वाला है? तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी जब उद्यान घोटाला में भाजपा विधायक का नाम सामने आया था तो उसमें भी इनके जो छोटे भाई है सतीश सहजवाल वो भी उस समय सम्मिलित यहाँ पर देखे गए थे। और सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस की नीति से जुड़ा मामला है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरीके से मामले आना इस बात का प्रमाण है कि विधायक की तरफ से अपने छोटे भाई को पूरा संरक्षण यहाँ पर दिया गया। और भाजपा के लिए मुसीबत इसलिए है कि सत्ताधारी दल के विधायक का भाई यहाँ पर पकड़ा गया जो खुद भाजपा का सदस्य भी है। तो यह तो समझा जा सकता है कि भाजपा के लिए तो चिंताजनक मामला है, भाजपा विधायक के लिए सबसे ज्यादा गंभीर मामला यही है कि किस प्रकार से अब अपने भाई को यहाँ पर बचाया जा सकता है या जो उनके ऊपर आरोप लगे उसे किस तरीके से आगे कम किया जा सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर पर हथियारों के साथ पकड़ा जाना, अवैध असले के साथ पकड़ा जाना और अवैध सामग्री उसके पास मौजूद होना तो सीधे तौर पर प्रमाण है कि अभी तक ना तो विधायक के भाई की तरफ से उन कारतूस या फिर जो दूसरे जो सामान है उसको लेकर कोई प्रमाण यहाँ पर दिए गए। यहाँ तक कि जो गाड़ी उनसे बरामद की गई है, जिस गाड़ी में सामान पकड़ा गया है, उस गाड़ी के कागज भी अभी तक ना तो एसएससी को दिए गए और ना ही पुलिस प्रशासन को वहाँ पर दिए गए। तो ऐसे में मामला बेहद गंभीर है और पुलिस प्रशासन इस पर अपना मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई कर रहा है। जी बहुत शुक्रिया अभय इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अब इस तरीके की खबर बेहद चिंताजनक है, खासतौर पर भाजपा के लिए। अब भाजपा विधायक के छोटे भाई की गिरफ्तारी हो चुकी है, देखना बेहद अहम होगा कि क्या कुछ आगे की कार्रवाई में अहम सामने आता है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून में नामी खाद्य प्रतिष्ठानों पर खाद्य विभाग की छापेमारी हुई है। मानकों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। एक नामी शिक्षण संस्थान के किचन से भी सैंपल लिए गए, साथ ही संस्थान को नोटिस जारी किया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने देहरादून के विभिन्न इलाकों में स्थित नामी जगहों के आउटलेट पर छापेमारी की है और खाद्य सुरक्षा के मानकों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। खाद्य संरक्षा और औषधि प्रशासन प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा के मानकों के अनुपालन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग समेत विभिन्न स्थानों पर होटल, रेस्टोरेंट, आउटलेट और शिक्षण संस्थानों के किचन से भी सैंपलों की जांच की जा रही है ताकि आम जनता और तीर्थ यात्रियों को स्वच्छ भोजन और पौष्टिक भोजन मिले। तो विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। खबरें बढ़ते आगे। जोशीमठ से बड़ी खबर सामने आ रही है। बारिश का कहर लगातार जारी है। लाता के पास टूटी है चट्टान। चट्टान टूटने की ये भयावह तस्वीरें भी सामने आई है। रास्ता बंद होने से ग्रामीण बेहद परेशान नजर आ रहे। बारिश का कहर लगातार जारी है। जोशीमठ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश का कहर किस तरीके से बरप रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों में। लाता के पास ये चट्टान टूट गई है। चट्टान की टूटने की ये भयावह तस्वीरें भी सामने आई है, किस तरीके से चट्टान टूटता है और वहीं पर कई लोग भी मौजूद नजर आते हैं। तो जोशीमठ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, चट्टान की टूटने की भयावह तस्वीरें। खबरें बढ़ते आगे। तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर की पीपल पड़ाव रेंज में वन तस्करों और वन कर्मियों में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 30 राउंड फायरिंग की खबर है। रेंजर समेत 4 वनकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। वनकर्मियों को कई दिनों से लकड़ी काटने की सूचना मिल रही थी। जांच के लिए गई टीम तस्करों के साथ उनकी मुठभेड़ हो गई। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर बाइक सवार तस्कर सागौन का पेड़ काटने के लिए पीपल पड़ाव रेंज के जंगल में घुस गए थे। हमारे
वन आरक्षी का फोन आया कि साहब कुछ लोग जंगल में घुसे हैं लकड़ी लेकर, लकड़ी चोरी के लिए, और हम लोग कम हैं। तो मैंने इसको बड़ी गंभीरता से लिया। नज़दीकी जो पीड़ा का स्टाफ उसको सूचना दी कि आप लोग मौके पर पहुंचे, और मेरे द्वारा चौकी इंचार्ज गुलर बोझ को सूचना दी गई कि मैं मौके पर जा रहा हूँ, ऐसी सूचना आई है। उनके द्वारा बताया कि मैं सर बाहर हूँ, आप एसओ साहब से बात कर लो। फिर मैंने एसओ गदरपुर से बात की, उनके द्वारा बताया कि सर मैं बिजी हूँ और कोई बात हो तो मुझे बता दें। इसको मैं पर पहुँच गया मौके पर। तो हम लोग करीब 20-22 लोग थे। जहाँ फॉरगार्ड ने बताया जिस एरिया में ये लोग गए उस एरिया में हम लोग पहुँचे तो ये बैठे हुए थे। जैसे ही हमें देखा तो ये खड़े होकर सीधे फायर करने लगे। हमारे द्वारा भी हवाई फायर किए गए। जब इनको लगा कि हम घिर जाएंगे, फिर उन्होंने सीधे फायर करना शुरू कर दिया। क्योंकि हम सरकारी सेवक हैं, हम सीधे नहीं मार सकते थे, तो ये अपना काम करके निकल गए। तक ये पता चला है कि गदरपुर थाना क्षेत्र में जो घटना हुई है उसमें 4 लोग घायल हुए हैं, जिनको बहुत हल्की चोटें आई हैं और गन शॉट इंजरी है, जिसमें कि अभी डॉक्टर से पूछने पर पता चला है कि छर्रे लगे हैं इनको। और वहाँ पुलिस पहुँच गई है, वनकर्मी भी पहुँचे हुए हैं, जिससे उस क्षेत्र की घेराबंदी की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।